गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अमरेंद्र कुमार, साइंस टीचर, हलवासिया विद्या विहार। रिवीजन का हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहला टॉपिक हमारा क्या चीज है? फोर्स। अब फोर्स हमारा क्या होता है, इसको हम कई तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि फोर्स कहेंगे चीज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट्स, change position, change direction and change the states, change in a position, change in a direction of a body is known as a force। दूसरा हम ये भी कह लेते हैं फोर्स इज ए पुश और पुल टू चेंज द पोजीशन, चेंज द शेप, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज ए फोर्स। अब फोर्स को हम इसके इफेक्ट से बताते हैं। इफेक्ट क्या हुआ? फोर्स कॉजेज चेंज इन ए पोजीशन, फोर्स कॉजेज चेंज इन ए शेप, फोर्स कॉजेज चेंज इन ए स्पीड, फोर्स कॉजेज चेंज इन ए डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। अब देखिए पोजीशन के लिए हमने आपको, जब आप फोर्स को लगाते हो, पुश करते हैं, क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो स्पीड चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएंगे। और आप जैसे क्रिकेट में बैट से आप हिट करते हो, हिट करने पर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। शेप चेंज के लिए आप अगर बॉल को, जो रबर बॉल है और या बैलून को लेकर पुश करते हो, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाते हो, तो क्या होता है? उसके शेप चेंज हो जाते हैं। तो हमारा इफेक्ट क्या हो गया? शेप चेंज हो जाएंगे, डायरेक्शन चेंज होंगे, स्पीड चेंज हो जाएंगे और उसके पोजीशन चेंज हो जाएंगे। दैट इज द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। फोर्स को ब्रॉडली हमने किया है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे टू और मोर देन टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, two or more than two forces acting on a body and net force is zero and body non-accelerated, such force is known as a balanced force। For example, आप टेबल के ऊपर बुक को रखे हुए हो, बुक के ऊपर क्या है? टू और मोर देन टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। अगर आप उसको पुश करते हो, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो आपने पुश फोर्स लगाया और अपोजिट जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसके ऊपर लगते हैं। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो टेबल उसके अपोजिट आपको फोर्स लगा रहा है। तो ये जो चारों फोर्सेज हैं वो क्या होंगे? इक्वल और अपोजिट हैं। और नेट फोर्स, नेट जो आपका फोर्स है वो जीरो, बॉडी डू नॉट एक्सेलरेट, दैट फोर्सेज इज नोन एज ए बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स है when the two or more than two forces acting on a body and change the speed of a body, position of a body and body accelerate, that force is known as unbalanced force। जैसे हम बाइसिकल पर चलते हैं तो बाइसिकल पर हमारा क्या कौन सा फोर्स लगता है? यहां हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है और उस अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण से ही हम मूव कर पाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपको अनबैलेंस्ड फोर्स के। ठीक है, अगर हम बुक को ज्यादा फोर्स लगाए, पोजीशन उसका चेंज हो गया, दैट इज ऑल्सो अनबैलेंस्ड फोर्स। और इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ए ग्रेटर फोर्स, जिधर से ज्यादा फोर्स लगेगा उसी के डायरेक्शन में मूवमेंट्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चीजें देखिए। अब एक और बहुत एक्सेलेंट एग्जाम्पल के रूप में हमें ध्यान में रखना है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में बॉडी क्या है? नॉन एक्सेलरेटेड है। और यहां भी अब फोर्स जो लग रहा है, दैट फोर्स इज बैलेंस्ड फोर्स। तो बॉडी अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वहां फोर्स कौन से लगेंगे? बैलेंस्ड फोर्स लगेंगे। क्लियर? एक और आपका फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज, ये आपको कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं, ये ऑलवेज अपोजिट द चेंजेस एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड इट इज सेल्फ सस्टेनिंग, यानी जितना इसका बढ़ाते जाएंगे, जब वो ओवरकम हो जाएगा उसके बाद ही मूव करेगा। अदरवाइज ऑलवेज अपोजिट व्हेन द ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, then it act force in a opposite direction, such forces is the friction force।
तो फ्रिक्शन फोर्स किसका एग्जाम्पल हो गया? ये कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप ध्यान रखेंगे, क्या चीज है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, body in a uniform motion will remain in a uniform motion unless the external force acting on it। यानी इसके पर कोई बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होता। तो ये हमारा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहेंगे? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू अपोजेज, ऑलवेज अपोजेज द मोशन। उसके मोशन को ऑलवेज अपोज करता है, वो चेंजिंग को वो अपोज करता है। तो इसको हम कहते हैं दैट टेंडेंसी इज नोन एज ए इनर्शिया। अब यहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया हम इसलिए कहें कि इनर्शिया के अंदर भी यही होता है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव, और इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और कोई मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। तो इसको हम कहते हैं मोशन इनर्शिया। अगर वो डायरेक्शन में है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना चाहेगा अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। क्लियर? अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा लेंगे। जैसे देखिए आपको ट्रेन में आप बैठे हुए हो, जो ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा हुआ है और ट्रेन सडन स्टार्ट होता है तो फॉल्स बैकवर्ड, दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब यहाँ कंडीशन क्या होगा? जो लोअर पार्ट्स ऑफ ए बॉडी है दैट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ए सीट्स, एंड व्हेन द ट्रेन स्टार्ट along with the lower parts of the body along with the train moves, but upper parts opposes such change and falls backward। ठीक इसी तरह से आपको किसी बाइक के ऊपर आप बैठे हो, अचानक ब्रेक लगाते ही क्या होता है? आप आगे की ओर जाते हो। तो यहां पर होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि इनिशियली आप क्या हो? मोशन में हो। ब्रेक लगाया तो ये जो हमारा बाइक है वो किसमें आ गया? रेस्ट में। तो लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट अपोजिट सच चेंज एंड मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से हम इसको इनर्शिया को बता सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन दैट कॉजेज ऑल्सो चेंजिंग टेकन प्लेस। क्लियर? अब अदर चीज देखिए, आपको डस्ट है, डस्ट को जब हम कारपेट को जर्क देते हैं, तो कारपेट के अंदर क्या है? डस्ट पार्टिकल है। तो डस्ट पार्टिकल्स फाइबर्स के अंदर होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स और फाइबर किसमें हो गए? रेस्ट पोजीशन में। जब जर्क दोगे तो फाइबर किसमें आ गया? मोशन में, और वो डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपोजिट सच चेंज एंड देन दैट कॉजेज कम्स आउट। तो ये हम एग्जाम्पल लेंगे, कैरम का एग्जाम्पल लेते हैं, कॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं। आप डिफरेंट कॉइन, ये जो ब्रांचेस को हम हिलाएंगे, लीफ आपका फॉल हो जाएगा, ये भी इसी का एग्जाम्पल है और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है इनर्शिया और मास। देखो इनर्शिया और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इनर्शिया हमारा क्या है? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन object to resist the change in states of motion or rest, and it is measured by the mass। जब मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होंगे? मोर इनर्शिया। जैसे हम 5 रुपीज कॉइन लेते हैं और 1 रुपीज कॉइन लेते हैं, तो 5 रुपीज कॉइन का मास क्या है? मोर है, तो उसमें मोर इनर्शिया होगा और 1 रुपीज वाले में लेस होंगे। तो इस तरह के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो क्रिकेट बॉल है वही आपको एक टेनिस बॉल दे दिया, एक क्रिकेट बॉल दे दिया। क्रिकेट बॉल में आपको उसका क्या है? उसका मास ज्यादा होता है। मास ज्यादा होगा तो उसमें इनर्शिया ज्यादा होंगे।
तो ये इनर्शिया और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मास इज द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, प्रेजेंस ये आपको क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हमारा आता है मोमेंटम। मोमेंटम हम कहते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये होता है m इंटू वी। m क्या, P मोमेंटम क्या हो गया, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम को हम ये भी कह लेते हैं, मास के लिए कहते हैं क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी ऑफ ए मोशन दैट इज आल्सो नोन एज ए मोमेंटम। मोमेंटम के बाद हमें जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसको बताते हैं। मोशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि द न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied unbalanced force in the direction of a force। यानी ये हमारा F जो है ये चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, P2 माइनस P1 अपॉन में T। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि चेंज इन मोमेंटम क्या है। आपको ऑब्जेक्ट अगर M है, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी उसका v है, और इसमें डायरेक्ट टाइम कितना लगा, t टाइम लगा, और वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पर, तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो mv माइनस mu और अपॉन में क्या आ जाएगा, t। इस लॉ से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और इसी में कांस्टेंट हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए k यूज करते हैं। k की वैल्यू 1 होता है, क्यों होता है, तो जो हमारा चेंज इन जो इससे आगे आपको बनेगा m इंटू ए, अगर 1 kg का बॉडी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपको मूव करता है, यानी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, F इक्वल टू एम ए। यहाँ पर k कांस्टेंट है, तो अगर 1 kg का बॉडी है, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 होगा, जब बॉडी आपको स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो यह हमारा F इक्वल टू क्या आ गया, ये ma आ जाएगा। मास का होता है यूनिट kg, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स का जो SI यूनिट है वो है न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इससे हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इससे हम कई फार्मूले को भी ड्राइव करते हैं। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी डिराइव करते हैं, और इसका जो यूज है, देखिए न्यूटन का फर्स्ट सेकेंड लॉ आपको कहाँ यूज होता है, जैसे हम क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है, लोअरिंग द हैंड, जो लोअरिंग द हैंड होते हैं। तो जब बॉल को आप पकड़ते हो तो उसकी टाइम ड्यूरेशन को हम इंक्रीज करते हैं, जब लोअरिंग करेंगे तो टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होगा, और चेंज इन मोमेंटम क्या होंगे, वो आपको इंक्रीज, चेंज इन मोमेंटम है वो आपको डिक्रीज हो जाएंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जो फोर्स है वो आपको लेस फोर्स एक्सर्ट्स और लेस हार्ट। अगर डायरेक्ट कैच करोगे तो टाइम ड्यूरेशन 0 हो जाएगा और मोर हार्ट होंगे, चेंज इन जो मोमेंटम है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब आप लोअरिंग करते हो तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और जो फोर्स है वो लेस लगता है। इसी तरह जंपिंग के लिए है, इसी तरह आपको जो ये रेसलर है वो भी आपको इसी कारण से सॉइल के ऊपर या कुशन के ऊपर जो है वो अपना खेल दिखाते रहते हैं या खेलते हैं। तो ये सब जो आपका एग्जाम्पल है, एथलीट है, एथलीट भी लूज सॉइल के ऊपर फॉल करता है, बिकॉज इंक्रीजेस द टाइम ड्यूरेशन एंड हियर द न्यूटन सेकेंड लॉ यहां पर लगेंगे। बॉक्सर के लिए भी आपको है कि जो वो पंच मारता है, बॉक्सर जब पंच मारता है तो वो अपोनेंट्स हैं वो अपने आप को पीछे कर लेता है। क्यों करता है, तो उसके जो इफेक्ट हैं उस इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए ये वर्क करता है। ये भी हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से पढ़ते हैं। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ के बाद हमारा आता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमारा होता है एक्शन एंड रिएक्शन चीज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज। एक तो हम ये छोटा सा जो लॉ है उसको हम बताते हैं, या हम ये कहते हैं व्हेन ए फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन ए फर्स्ट बॉडी विच आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। वो क्या होगा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। और एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, इसका एग्जाम्पल है वी वॉक। जब हम घूमते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा फीट और जो अर्थ सरफेस है दैट इज द टू बॉडी। अर्थ एक्सर्ट फोर्स ऑन ए फीट और फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन ए अर्थ। जब हम पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में तो अर्थ हमारे ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है एंड एज ए रिजल्ट वी वॉक। तो यहां पर हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। और इसी तरह से जो रिकॉल वेलोसिटी है, रिकॉल गन है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके बाद हमारा आता है न्यूटन के थर्ड लॉ के बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि व्हेन ए बॉडी, टू बॉडी है, वो आपको मूव कर रहा है एक ही पाथ पर, ये बॉडी आपको मूव कर रहा है एक ही पाथ पर और विद ए डिफरेंट वेलोसिटी। ये आपने ले लिया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया ए और दूसरा हो गया बी। ये आपको मूव करता है U2 से और ये मूव करता है U1 से। अब U1 अगर आपका ग्रेटर, इसका मास M1 है, इसके मास क्या है M2 है, U1 इज ग्रेटर देन द U2, तो ये क्या होंगे, कोलाइड होंगे। ए और बी आपको कोलाइड होंगे, ये टकराएंगे और टकराने के बाद ए एक्सर्ट करता है फोर्स बी पर, ये हो गया FAB, और बी आपको फोर्स एक्सर्ट करता है किस पर, ए पर, दैट इज FBA, और टाइम ड्यूरेशन क्या लगता है T। अब इससे टाइम ड्यूरेशन T लगेंगे तो फिर ए आपका मूव करना शुरू करता है V1 वेलोसिटी से, और जो B है ये आपको मूव करता है किससे, V2 वेलोसिटी से मूव करता है। और इस लॉ में हम क्या कहते हैं, व्हेन ए टू बॉडी मूव्स इन ए सेम पाथ विद ए डिफरेंट वेलोसिटी collide with each other and the total momentum collide with each other and total momentum before collision is equal to the total momentum after collision unless external force act on it, unless external force act on it। और इसी से हमारा इस डेरिवेशन से जो फार्मूला ऑब्टेन होता है वो फार्मूला हमारा है M1 V1 plus M2 V2 equal to M1 U1 plus M2 U2। ये हमारे फार्मूला है। ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसमें M1 हो गया मास ऑफ ए फर्स्ट बॉडी, V1 हो गया आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, और M2 है मास ऑफ ए सेकेंड बॉडी, और V2 आपको हो गया वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। M1 आपका है मास ऑफ ए फर्स्ट बॉडी, U1 इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका U2 होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इन सब के बेस पर हमें न्यूमेरिकल्स आएंगे और उस न्यूमेरिकल्स को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? ओके।